हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल फिजिक्स एरा। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं रोटेशनल मोशन का पाथफाइंडर से। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए स्क्रीन पोस्ट करके, और अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप। तो बच्चों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ टिपिकल कन्वेयर बेल्ट यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट लगेज इज शोन इन द फिगर। तो बच्चों, एक आपके पास यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट है जो कि यहाँ पर लगेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो बोला है स्ट्रिप ऑफ द कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड द ईस्ट। अ स्टेशनरी होमोजेनियस स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m इज जेंटली प्लेस्ड ऑन द कन्वेयर बेल्ट और एज्यूमिंग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन टू बी μs एंड μk रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों, बोला जा रहा है कि जो कन्वेयर बेल्ट है इसका मोशन आपको किस तरह से मानना है बच्चों। इसकी स्पीड है कांस्टेंट स्पीड, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसकी कांस्टेंट स्पीड है v नोड और ये टुवर्ड ईस्ट है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ईस्ट लेना है और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है v नोड है। तो बच्चों, सबसे पहले हम डायरेक्शन को मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो उसी पर बेस्ड हैं कि इट विल अपीयर रोटेटिंग क्लॉकवाइज इफ सीन फेसिंग ड्यू नॉर्थ। मतलब हमें नॉर्थ साउथ में इसमें बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों, ये हमने कुछ इस तरह से डायरेक्शन ले ली इसकी। करेक्ट है कि यहाँ पर हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है, कन्वेयर बेल्ट की स्पीड v नॉट है। और यहाँ पर अब हमने स्फीयर को उसके ऊपर जेंटली प्लेस कर दिया है। तो बच्चों, बोला जा रहा है इट विल अपीयर रोटेटिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों, यहाँ पर हमको वो देखना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। कहाँ से बैठ के देखना है, इफ़ सीन फेसिंग ड्यू नॉर्थ। मतलब बच्चों, अगर हम यहाँ पर इस तरह से बैठे कि हमें नॉर्थ दिख रहा हो, तो मतलब हम यहाँ से बैठ के देखना चाहते हैं इस तरह से। मतलब हम यहाँ से इसमें बैठेंगे और यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो है मोशन वो किस तरह से होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हमें पहचानना है, समझना है कि इसका मोशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका हमें एक रफली डायग्राम बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक रफली डायग्राम यहाँ पर उठा लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से। जब हम इसको यहाँ से साउथ पर बैठ के नॉर्थ के डायरेक्शन में जब देखेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास बच्चों कन्वेयर बेल्ट हमको v नोड स्पीड से आगे जाते हुए दिखेगा। अब बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर अभी हमें बताना है कि इसका रोटेशन किस डायरेक्शन में है। तो बेसिकली आपको इसका ओमेगा बताना है, एंगुलर वेलोसिटी बताना है कि किस डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बोला गया है कि बेल्ट तो कांस्टेंट स्पीड v नोट से चल रहा है दोस्तों, मगर यहाँ पर आप ये समझेंगे कि जैसे ही आपने स्फीयर को इसके ऊपर रखा, तो स्फीयर को रखते ही बच्चों ये जो कन्वेयर बेल्ट की ये जो सरफेस है ये आगे की तरफ मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन इसमें लग जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, इसको रोकना चाहेगा फ्रिक्शन ड्यू टू रिलेटिव मोशन। और अगर इसमें फ्रिक्शन जो लगेगा पहली बात तो वो काइनेटिक लगेगा, और यही काइनेटिक फ्रिक्शन पलट के इसमें भी कहाँ लगेगा, राइट साइड में। और अगर इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन राइट साइड में लगा है बच्चों, तो इसके पास एक्सेलरेशन आएगा इस तरह से, और एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरह से आएगा। राइट है, और ड्यू टू एक्सेलरेशन तो बच्चों इसकी स्पीड जो होगी वो आगे की तरफ v नोट मतलब कुछ v हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसकी स्पीड यहाँ पर आगे की तरफ v हो गई है और अल्फा के कारण इसके पास एंगुलर वेलोसिटी बच्चों किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो आपका आंसर होगा कि ये इफ़ सीन फेसिंग ड्यू नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन होगी इसकी घूमने की एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऑप्शन सी और डी में देखेंगे आप, तो उसमें लिखा है इट्स लीनियर स्पीड रिलेटिव टू द ग्राउंड एज वेल एज रिलेटिव टू द बेल्ट डिक्रीजेस। और अगले वाले में भी इसी तरह से कुछ लिखा हुआ है डी पर। तो बच्चों, आपको बोल रहे हैं कि ग्राउंड के रिलेटिव और इस बेल्ट के रिलेटिव बैठ कर देखा जाए तो जो स्फीयर है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी कि घटेगी, ये आपको पहचानना है। तो अगर अपन बच्चों इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो देखें यहाँ पर आप कि यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं क्या कि जैसे जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन लगते जाएगा तो इसकी स्पीड जीरो से बढ़कर कुछ v हो जाएगी। तो जीरो से लेकर कुछ v बन गई, मतलब कि v तो बढ़ रहा है ड्यू टू दिस फोर्स। तो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि v बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने माना है जो ये v है, विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों पर ने क्या माना है, ग्राउंड। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माने तो स्पीड जो है धीरे धीरे बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर आंसर देंगे कि वेलोसिटी ऑफ स्फीयर
वेलोसिटी ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीजेस, ठीक है। और अब अगर हम देखें विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक या फिर विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, तो बच्चों अगर कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या हो जाना चाहिए कि ऑब्जर्वर को यहीं पर बिठा देना चाहिए, क्योंकि हम बेल्ट से देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वर बन के बैठ गए, और जैसे ही हम बैठे तो हमारी जो स्पीड थी वी नोट वो पलट के अब इस स्फीयर को मिल जाएगी इस तरफ, ठीक है। और क्योंकि अब ये जो स्फीयर है आगे की तरफ वी स्पीड से बढ़ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर से बैठ के देख रहे हैं तो हमें बच्चों यहाँ पर ये दिखाई देगा कि हमारे रिस्पेक्ट में ये वी नोड माइनस वी से इधर जा रहा है, हमें ये दिखाई देगा। और बच्चों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो अभी अभी हमने कहा था कि v जो है, इसमें देखिएगा v जो है बढ़ रहा है, और अगर v बढ़ेगा तो बच्चों वी नोड माइनस वी क्या हो जाएगा, वी नोड माइनस वी घटेगा, करेक्ट है। अगर v बढ़ेगा तो वी नोड माइनस वी कम होगा, और कम होगा तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये डिक्रीज होगा। तो आपका आंसर होगा बच्चों लीनियर स्पीड रिलेटेड टू द ग्राउंड एज वेल एज रिलेटेड टू द बेल्ट डिक्रीजेस। तो बच्चों ये गलत है, क्योंकि ग्राउंड पर ये बढ़ रहा है और बेल्ट में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर डी ऑप्शन देखें तो लिखा है इट्स लीनियर स्पीड रिलेटेड टू द ग्राउंड इंक्रीजेस। तो लीनियर स्पीड रिलेटेड टू द ग्राउंड इंक्रीज हुआ है क्या बच्चों, बिल्कुल हुआ है, तो ये तो करेक्ट है यहाँ तक। एंड रिलेटेड टू द बेल्ट डिक्रीजेस, तो रिलेटेड टू द बेल्ट यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो बिल्कुल ये वाला भी करेक्ट है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का बी एंड डी। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। इसमें लिखा है आफ्टर टाइम टी फ्रॉम द इंस्टेंट द स्फीयर वाज प्लेस्ड ऑन द बेल्ट इट स्टार्ट प्योर रोलिंग एंड मूव्स विथ अ वेलोसिटी v related to the ground. Which of the following are correct expression for t and v? तो बच्चों आपको बोला जा रहा है कि कुछ समय बाद ये प्योर रोल करने लगेगा, ठीक है। तो आपको वो बताना है कि जब ये प्योर रोल करने लगेगा तो आपको टाइम बताना है और साथ में आपको स्पीड बताना है उसकी कितनी हो जाएगी, करेक्ट है। तो चलिए अब इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब हमने नेक्स्ट पेज ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम रफली यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं जिससे कि अभी ये फ्रिक्शन वगैरह और डायरेक्शन वगैरह बनाने में काम आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम इनिशियली देखें तो इनिशियली यहाँ पर क्या होगा ना कि जैसे इसको रखा गया तो बच्चों फ्रिक्शन जो है इस पर तो पीछे लगा था और इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे लगेगा, करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर इस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा कि इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा अल्फ़ा, ठीक है। और एक वक्त बच्चों इसकी स्पीड बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते इसकी स्पीड जो होगी और ये ओमेगा से घूमेगा भी, तो इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते एक वक्त इतनी हो जाना चाहिए कि ये जब प्योर रोल करना शुरू कर दे। तो मान लीजिए ये फाइनल कंडीशन ले लेते हैं और ये इनिशियल कंडीशन ले ली थी हमने, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है जब फाइनल मतलब कौन सा बच्चों, इट स्टार्ट प्योर रोलिंग व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। तो बच्चों यहाँ पर जब ये प्योर रोलिंग करना शुरू कर देगा तब हम ये देख रहे हैं फाइनल वाली सिचुएशन हमने उसको कहा है। तो बच्चों उस इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि इसकी जो स्पीड होगी यहाँ पर कुछ v हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बच्चों यहाँ पर लिया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी वो पीछे की तरफ थी, हमने पहले ही लिया था अभी, तो ये ओमेगा हो जाएगा। और अगर हम देखें तो ये जो प्लैंक है या फिर जो ये कन्वेयर बेल्ट है ये v0 से जा रहा है। तो बच्चों अगर हम इसके लिए कंडीशन लिखें तो बच्चों क्या लिखी जाएगी, तो इस वाले पॉइंट को अगर हम देखें प्योर रोलिंग की कंडीशन पे तो देखिए यहाँ पर इसकी स्पीड अगर आप देखेंगे तो ये लिखेंगे v उस तरफ है और ओमेगा आर जो आपका इस तरफ घूम रहा है, तो ये ओमेगा आर इधर आ जाएगा, तो v प्लस ओमेगा आर आ जाएगा यहाँ, और उसको बराबर होना चाहिए किसके बराबर बच्चों, v0 के। तो कंडीशन बन गई फाइनली कि v प्लस ओमेगा आर मस्ट बी इक्वल टू v0 व्हेन इट स्टार्ट प्योर रोलिंग, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो बच्चों अपने पास ये बन गई। अब हमें ये बताना है कि टाइम कितना लगा और अब हमें बताना है कि उसकी स्पीड होगी कितनी, मतलब हमें v फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इक्वेशन लिख लेते हैं इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उसके कारण। तो फ्रिक्शन जो है बच्चों इसमें लग रहा है और फ्रिक्शन इसमें बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा,
तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन ने इसको एक्सेलरेट कराया होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू के एन, ठीक है, और एन हो जाएगा एम जी के बराबर। ये बात सही है, और यही चीज़ एम ए के बराबर होगी, करेक्ट है। तो एम से एम कटेगा तो ए की वैल्यू तो आपको पता है कि वो कितना हो जाएगा, म्यू के जी। तो बच्चों ये हो गया आपके पास एक्सेलरेशन इसका। और इसी तरह से बच्चों अगर हम देखें टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा देते हैं, तो एक इक्वेशन हमने लगाई है फोर्स की, एक लगाने जा रहे हैं बच्चों टॉर्क की। तो टॉर्क की इक्वेशन अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तो लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो देखिए बच्चों टॉर्क जो है हम सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं, ठीक है, टॉर्क अबाउट सी, तो आई भी अबाउट सी के ही आएगा, और अल्फ़ा तो हम बॉडी के लिए डिफाइन करते हैं बच्चों। तो अल्फ़ा हम बॉडी का कुछ इसका माना है अल्फ़ा, और ये बॉडी का है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि आप इसके अबाउट लिखना चाहते हैं, इसके अबाउट लिखना चाहते हैं, इसके अबाउट लिखना चाहते हैं, तो आपके पास अल्फ़ा बदल जाएगा, नहीं, आपका टॉर्क और आई बदलेगा इस तरह से कि अपना अल्फ़ा वैसे कि वैसे ही रहे, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा बच्चों बॉडी के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है, किसी पॉइंट के लिए नहीं डिफाइंड होता है। तो आगे जब और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इस अल्फ़ा के बारे में कि ये बॉडी के लिए किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने अल्फ़ा इसको घूमते हुए माना है पीछे की तरफ, और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा इक्वेशन लिखे तो टॉर्क लिखेंगे फ्रिक्शन के द्वारा लग रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा एफ के इन टू आर इजिकल टू आई, इसका हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है, इनटू अल्फ़ा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि टॉर्क और अल्फ़ा एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसमें साइन पॉजिटिव लिया जा रहा है। तो एफ के की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा म्यू के एम जी इंटू आर इजिकल टू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। तो अगर आप देखें कि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो m से m कट जाएगा, r से एक r कट जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है आपके पास 5/2 म्यू के g अपॉन में r। तो बच्चों ये कुछ इस तरह से बन रहा है अपने पास अल्फ़ा की इक्वेशन। तो बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया है और साथ में हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी पता है। तो अब अगर हम बात करें, जैसे इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन बच्चों हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि v इजिकल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम से रिलेट करना है किसी हालत में। तो हम टाइम में किस तरह से जा सकते हैं कि v इजिकल टू यू प्लस ए टी, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट माना जाएगा जब तक वो स्लिपिंग कर रहा है, और उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी। तो इसलिए ओमेगा फाइनल इजिकल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो बच्चों यहाँ से दो इक्वेशन और मिल जाएंगी, तो उसको कैसे लिखेंगे आप देखिए। तो v जो है इसका फाइनल वाला बच्चों, उसको v माना, u इनिशियल उसका 0 था, a उसका बच्चों अपने निकाला कि म्यू के जी इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ओमेगा भी निकाल लें फाइनल, तो ओमेगा इसका फाइनली ओमेगा मान लिया गया, इनिशियली 0 था। अल्फ़ा आपने बच्चों निकाला 5/2 म्यू के जी अपॉन आर इंटू टी। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर v की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू के जी इंटू टाइम, ये v की वैल्यू आ रही है इक्वेशन नंबर 4। और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, तो 5/2 म्यू के 5/2 म्यू के इंटू जी बाई आर इंटू टाइम। तो बच्चों हमने ओमेगा भी निकाल लिया, ये इक्वेशन हो गई 5। तो बच्चों अब अगर हम यहाँ पर v की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टाइम बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना होगा, देखिए आपने इक्वेशन लिखी थी v प्लस ओमेगा आर इजिकल टू वी नोड, राइट है, इस इक्वेशन को लिखा था आपने। और अब अगर हम देखें इसमें v की वैल्यू पुट कर दें, v की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर लिखी है ये है म्यू के g इंटू टाइम प्लस ये हो जाएगा 5/2 म्यू के g बाय आर इंटू टाइम इजिकल टू वी नोड। तो बच्चे यहाँ से आपके पास टाइम और म्यू के जी ये आप कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर ये सोल्व करें तो कितना आ रहा है आपके पास 7/2 आ रहा है इजिकल टू वी नोड। तो बच्चों आपके पास टाइम फाइनली मिल गया यहाँ से, कितना आ रहा है टाइम, तो ये आ रहा है बच्चों 2 वी नोड बाय 7 म्यू के जी। तो बच्चों इस समय पे वो प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा। और बच्चों अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए, ठीक है, v की वैल्यू में, मतलब v इजिकल टू म्यू जी टी था ना, तो इसमें पुट कर दें तो वेलोसिटी मिल जाएगी आपको। तो वेलोसिटी कितनी आ रही है, म्यू के जी इंटू टाइम, और टाइम जैसे आपने इसमें पुट करा तो बच्चों यहाँ से v की वैल्यू आई आपके पास, म्यू के जी कट जाएगा तो आंसर होगा 2 वी नोड बाय 7। और बच्चों 2 वी नोड बाय 7 इसका v है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा,
तो बच्चों यहाँ पर आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए तो ओमेगा मिल जाएगा आपके पास। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर थी 5/2 टाइम्स ऑफ म्यू के जी अपॉन में आर इनटू टाइम, और टाइम की वैल्यू बच्चों अपने लिखी 2v0/7 म्यू के जी। तो बच्चों म्यू के जी अपने कट कर दिया और 2 से 2 कट कर दिया, तो आपके पास आ रहा है 5v0 अपॉन में 7r। तो बच्चों ये ओमेगा हो जाएगा। तो बेसिकली अब जो आपको इसमें सिनेरियो दिखेगा, अब आपको जो ये सिनेरियो दिख रहा है ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। देखिए आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट हो गया, ठीक है। फाइनल इसकी सिचुएशन बता रहे हैं, इनिशियल क्या है उसको भी बना लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से कन्वेयर बेल्ट, और इसके ऊपर हमने एक स्फीयर बना लिया, ठीक है। और इसकी इनिशियल भी इसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो इनिशियल सिचुएशन ये थी कि आपने जब इसको रखा तो ये v0 था और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस स्फीयर के लिए सब कुछ 0 था, है ना। ये इनिशियल सिचुएशन है। और फाइनली जब ये स्टार्ट करेगा प्योर रोलिंग, तो बच्चों फाइनली ये हुआ कि ये तो कन्वेयर बेल्ट v0 से ही चल रहा होगा, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो स्फीयर है आगे बढ़ रहा है कितने से, v स्पीड से, विच इज़ 2v0/7, ठीक है। ये अपन याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका जो ओमेगा होगा इस तरफ होगा, और ओमेगा कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 5v0/7r, 5v0/7r। ये आपके पास इसका एक आंसर हो जाएगा। तो पहले तो बच्चों टाइम का जो आंसर है वो हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले टाइम और v पूछा है, तो आप देखिए यहाँ पर आंसर में, यहाँ पर बच्चों आपने क्या बोला, इसको समय कितना लगा पहले वो भी लिख देते हैं। टाइम लगा है 2v0/7 म्यू के जी। तो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर्स हैं, ठीक है। ये जो ब्लू में लिखे हैं, ब्लू कलर से लिखा गया है, यही आपका आंसर है। तो टाइम है 2v0/7 म्यू के जी, तो आप पहले इसको टिक कर दीजिए 2v0/7 म्यू के जी, ठीक है। एक बी हो जाएगा, और v इजकल टू 2v0/7 मतलब डी भी आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर इसका v दिया हुआ है। तो बच्चों आपके पास दोनों आंसर आपने टिक कर दिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका कंप्लीट है और 20 भी। अब बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम जो दिया है बच्चों वो है 22 को आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए और अब सोल्व करके अब आंसर निकाल के देखिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही सिली मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ बोला गया है वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द स्फीयर रिलेटिव टू द ग्राउंड इज WG। तो बच्चों ग्राउंड के रिलेटिव अगर बात करें तो फ्रिक्शन का वर्क डन स्फीयर पर WG है, और बेल्ट के एस्पेक्ट में बात करा जाए तो WB है। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर WG एंड WB। तो WG और WB के बारे में आपको बताना है, मतलब कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ठीक है, वो भी अलग अलग फ्रेम से। तो बच्चों जैसे ही इस क्वेश्चन पर अगर आप आते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि देखिए ये जो स्फीयर है और ये जो कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन जो है जब तक ये प्योर रोलिंग नहीं शुरू कर देता तब तक इसके ऊपर फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहा, और यहाँ पर इसके ऊपर भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहा। तो कभी अगर हमसे ये पूछ लेता कि कन्वेयर बेल्ट पर कितना वर्क डन हुआ है फ्रिक्शन का, तो बच्चों हम लोग तो लिख देते वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन कन्वेयर बेल्ट, ऑन बेल्ट। अगर ये पूछता तो बच्चों हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन उसका लिख देते, इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट लिख देते, और डिस्प्लेसमेंट जो बच्चों निकालना होता तो वो लिख देते x इक्वल टू हो जाता v0 इंटू टाइम, ठीक है। तो ये अगर आपको निकालने के लिए बोलते तो ये आप इजीली निकाल देते, मगर आपको ये नहीं बोला गया है। आपको बोला गया है कि फ्रिक्शन का वर्क डन बेल्ट में नहीं चाहिए, फ्रिक्शन का वर्क डन हमें चाहिए इस स्फीयर पर। और जैसे ही ये प्रश्न आता है यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी और टफ हो जाती है, क्योंकि अब आप बच्चों यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्फीयर पर जब लिखेंगे तो बच्चों आप डायरेक्टली काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ना ये चल भी रहा है और घिस भी रहा है, ये स्लीपिंग की कंडीशन पे है। तो बच्चों हम इसके बारे में ये नहीं बता सकते कि इसने जब प्लैंक कितना चल लेगा, जब कन्वेयर बेल्ट इतना चलेगा तो ये कितना चल लेगा, ये हम नहीं बता पाएंगे बिल्कुल। इसी कारण से हम यहाँ पर इस मेथड से नहीं जा सकते, ठीक है। तो भैया ये तो अटक गए हम कि इस मेथड से नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर किस मेथड से जाएंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पर बच्चों हम यूज़ करेंगे बाय वर्क
एनर्जी थ्योरम। तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो इस स्फेयर पर बात करें तो इस स्फेयर पे बच्चों बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही तो लगा है ना, इसके अलावा तो कुछ लगा नहीं है। भाई नॉर्मल लग रहा है मगर नॉर्मल का कोई वर्क डन नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना, और ना ही ग्रेविटी का। तो यहाँ पर अगर आपको बनाना है डायग्राम तो बिल्कुल बना लीजिए कि एक mg बना लीजिए, एक नॉर्मल बना लीजिए, mg बना दीजिए, नॉर्मल बना दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप वर्क डन बाय ऑल द फोर्स लिखना चाहते हैं तो उनमें कौन कौन है? फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है और नॉर्मल है, और यही सब मिलके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के जिम्मेदार होंगे। और सबसे पहली बात यहाँ पर यह आती है कि ग्रेविटेशनल वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसने मूवमेंट वर्टिकल में नहीं करी है, और ना ही नॉर्मल का वर्क डन आ पाएगा क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है। तो बच्चों ये 0 हो गए, और अब आपके पास होगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर गेम कैसा होगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें लिखना है, अब इसको 2 फ्रेम से लिखना है, एक बार ग्राउंड पे बैठकर और एक बार हमें लिखना है बच्चों कन्वेयर बेल्ट पे बैठकर। तो सबसे पहली बात बच्चों यहाँ पर है कि अगर मैं ग्राउंड पे बैठता हूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लेते हैं पहले कंडीशन, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज चाहिए होगा बच्चों, तो हमें दोनों ही रेफरेंस में बैठना होगा। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बैठ जाएँ तो हमारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पर इसकी स्पीड इनिशियली क्या थी पहले वो देख लेते हैं। तो इसकी इनिशियल स्पीड जो है बच्चों, इसकी v इजिकल टू 0 है और ओमेगा भी इजिकल टू 0 है। और फाइनल सिचुएशन में देखें बच्चों, तो फाइनल सिचुएशन में बच्चों क्या हो जाएगा इसका? अगर फाइनल सिचुएशन ली जाए तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं तो ये हो गया हमारे पास फाइनल सिचुएशन, जिसमें v कितना हो जाएगा बच्चों? अभी हमने निकाला था 2v0/7, ठीक है, और उसी वक्त इसका ओमेगा कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये घूम भी रहा होगा। तो एक बार वापस से देख लेते हैं कि ओमेगा क्या आया था हमारे पास। तो ओमेगा आया था 5v0/7r, ठीक है, 5v0/7r ये हमारे पास आया था, करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर ये आगे भी जा रहा है और गोल भी घूम रहा है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। और अब अगर हम बच्चे वर्क डन लिखें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी हो जाएगी? हाफ m v का स्क्वायर मतलब कि 2v0/7 का स्क्वायर, और प्लस हाफ i मतलब कि 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर विच इज़ 5v0/7r का स्क्वायर, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0 है। तो हमने इस तरह से लिखा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा हाफ m v0 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4/49, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना? हाफ 2/5 m v0 का स्क्वायर, और इंटू यहाँ हो जाएगा 25/49, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ ये इस तरह से बना है, और अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नीचे की टर्म सेम होगी, तो ये हो जाएगा 20 + 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन कितना है? नीचे हो जाएगा 490, ठीक है, और ऊपर कितना हो रहा है? तो ये 20 ऊपर का हिस्सा बना है, और यहाँ पर कितना था? 25 × 2 50, तो 70 बन जाएगा, और ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? m v0 स्क्वायर, और इसको भी कट कर दीजिए बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। तो बेसिकली आपके पास बन रहा है कितना? देखिए आपके पास बन गया m v0 स्क्वायर / 7, और ये आया है पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपके पास आंसर होगा इसका, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसी को शायद इन्होंने कहा है WG, ठीक है। तो WG की जो वैल्यू है बच्चों वो है m v0 स्क्वायर / 7। तो यहाँ पर हम चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, इसी तरह से दिया था। तो यहाँ पर लिखा है WG = m v0 स्क्वायर / 7, मतलब कि इसका ए वाला पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर बेल्ट के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो बेल्ट वाले रिस्पेक्ट में लिख लिया जाए।
तो बच्चों इसी तरह से हम अभी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करा है, तो अब हम विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट कर लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो बच्चों बेल्ट के रिस्पेक्ट में डायग्राम बनाना, और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर जिस व्यक्ति ने यहाँ पर इसको थोड़ा सा भी कैजुअल ले लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, देखिए तो बच्चों ये हमारे पास है इनिशियल सिचुएशन और ये है फाइनल। देखिए यहाँ पर ना ऐसा है कि यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट पर आपको बैठना है, तो आप कन्वेयर बेल्ट भी बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपने कन्वेयर बेल्ट भी बना लिया और आप इस कन्वेयर बेल्ट पे बैठ जाइए। ठीक है, तो जब बच्चों कन्वेयर बेल्ट पे बैठेंगे ना आप, तो इनिशियली अगर आप देखेंगे तो इसके पास जो आपके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, देखिए इसको यहाँ पर अपन सॉल्व करें, तो इनिशियली जब देखें तो स्फीयर तो चल नहीं रहा था और आप यहाँ पर बैठ गए हो, तो आपके रिस्पेक्ट में ये तो पीछे जा रहा होगा ना वी नोड से। तो मतलब कि पिछली बार की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने लिखी है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वो हमने 0 लिखी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं चल रहा था। मगर अब आप इस बेल्ट पे बैठ जाएंगे, तो बेल्ट पे जब बैठेंगे तो आपके रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो इसलिए आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगी इनिशियल भी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी बच्चों कितनी है, तो ये है हाफ m वी नोड का स्क्वायर। और अगर अब हम फाइनल की काइनेटिक एनर्जी देखें तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी, देखिए ज़रा, तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा वी नोड माइनस वी, जो इसकी वेलोसिटी थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी 2 वी नोड बाई 7। तो जैसे अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 5/7 वी नोड, इतनी वेलोसिटी होगी इसके पास ट्रांसलेशनल की। और इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा से घूम भी रहा है, कितने से, तो बच्चों वो कितना निकाला था अभी हमने ओमेगा, तो ओमेगा इसका बच्चों है 5/7 है ना, तो 5/7 वी नोड बाई आर, ये इतने से चल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें तो हो जाएगा आपके रिस्पेक्ट में, बेल्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब हाफ एम वी स्क्वेयर, मतलब कि 5/7 का होल स्क्वेयर 5 वी नोड बाई 7 प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, तो आई ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा कितना है बच्चों 5/7, 5 वी नोड बाई 7 आर का स्क्वेयर। तो बच्चों अगर आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 25 ये हो जाएगा 2 × 49, ठीक है, एम वी नोड स्क्वेयर, और प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों आपके पास हाफ 2/5 एम वी नोड का स्क्वेयर, और यहाँ बचेगा 25/49। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी हम वही करते हैं जैसे हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था कि यहाँ 2 × 49 है, यहाँ पर भी 2 × 49 है, तो हमारे पास 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों 5 का मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ये कैलकुलेशन ईजी बन गई है। और अब ये देखें तो नीचे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 490, और ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, तो 125 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से एम वी नोड स्क्वेयर, तो यहाँ हो जाएगा 175/490 एम वी नोड स्क्वेयर। ठीक है, तो बच्चों अभी हम इसको इसी तरह से लिखे रहने देते हैं, और अब हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों नॉर्मल और जो ग्रेविटी है उसका तो वर्क डन 0 है, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट जो है इस फ्रिक्शन का वर्क डन आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और जो कि होगा कितना 175/490, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों लिख रहा हूँ मैं, और माइनस इस बार ये ध्यान रखिएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एम वी नोड स्क्वेयर। तो बच्चों ये अपने को माइनस हाफ एम वी स्क्वेयर यहाँ पर ध्यान रखना है, बच्चा यहाँ पर भूल जाता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी फाइनल की लिख देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको देख लिया जाए कितना कट जाएगा, तो 17.5 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 35/2 लिख दिया जाए, और यहाँ पर लिख दिया जाए 49। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, और -1/2 ये कुछ इस तरह से बन गया, और एम वी नोड स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/2 इसमें बाहर निकाल लें तो 35 - 49 बन जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 35 - 49, मतलब कि 14 बचेगा ऊपर, नीचे 2 × 49 इस तरह से बचेगा एम वी नोड स्क्वेयर, और माइनस का बनेगा ये। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसको कट करें तो 7, और 7 से इसको कट करें तो ये भी 7 बनेगा, तो मतलब ये बन रहा है माइनस का एम वी नोड स्क्वेयर अपॉन में 7। तो बच्चों अगर हम देखें कि बेल्ट के रिस्पेक्ट में कितना वर्क डन हुआ है, तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में बच्चों यहाँ पर वर्क डन ये आ रहा है माइनस का एम वी नोड स्क्वेयर बाय 7, और इसी को हमने बोला है WB। ठीक है,
WB, और यहाँ पर हमारे पास एक आंसर ये था WG वाला। ठीक है, तो हमारा आंसर है -mv02/7 क्वेश्चन नंबर 23 का। तो आपके पास दो आंसर होंगे, एक तो WG है mv02/7 पॉजिटिव में, और बेल्ट के रिस्पेक्ट में -mv02/7 है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों जो इसका आंसर आ जाएगा तो वो आएगा AND। तो आपके पास बच्चों इस तरह से इसके पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा, और इससे जब मैच कराया होगा तो आपको भी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू।